आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के क्या क्या आइडियाज थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। आज हम देखेंगे 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया किस तरीके से फैल रहा था। Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रक्चर होनी चाहिए उसका एक फार रीचिंग विजन यानी एक नजरिया था और वो था आइडिया सोशलिज्म का। यानी सोशलिज्म के अकॉर्डिंग ही लोग चाहते थे कि सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया जाए। By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas and attracted widespread attention. मिड 19th सेंचुरी की बात करें तो यूरोप में सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया हो गया था, यानी वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज, एक फेमस आइडिया हो गया था जो कि सभी का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्यों थे, या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर उनके क्या व्यूज या ओपिनियंस थे। तो देखते हैं हम इसके आंसर को कि सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। उनका मानना था कि जो जितनी भी सोशल इल्स हैं, समाज में बुराइयां हैं, उसकी जो जड़ है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही सारी सोशल इल्स हैं, सारी समाज में बुराइयां हैं। लेकिन ऐसा क्यों मानते थे वो? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेक द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। सोशलिस्ट का नजरिया था कि जो इंडिविजुअल्स है, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी थी या जो प्रॉपर्टी के ओनर होते थे, वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट तो देते थे। मान लीजिए किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी है तो वो 20 या 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, वहां पे वो वर्कर्स या लेबर्स लगाता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है वो जो भी उसका जो गेन होता है वो उस इंडिविजुअल का पर्सनल गेन होता है, नॉट द वेलफेयर ऑफ दोज। उनकी भलाई का कोई काम नहीं हो सकता है हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। जो लोग प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता था, जबकि इंडिविजुअल जिसकी वो प्रॉपर्टी होती थी या प्रॉपर्टी के जो ओनर्स होते थे, सारा गेन या सारा बेनिफिट्स उनको होता था। सो इफ सोसाइटी एज ए होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। सोशलिस्ट चाहते थे कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि प्रॉपर्टी का ओनर हो, उसकी बजाय पूरी सोसाइटी एज ए होल उसको कंट्रोल करे, उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे। यानी एक इंडिविजुअल की बजाय पूरी सोसाइटी उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, ताकि फिर ज्यादा ध्यान दिया जा सके कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट पे। यानी जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं या उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, या वर्कर्स या लेबर्स जो भी हैं, उन सबके इंटरेस्ट पे, उन सबके बेनिफिट पे ध्यान दिया जा सके, बजाय सिर्फ एक इंडिविजुअल की ही गेन के। तो सोशलिस्ट यही चेंज चाहते थे। तो आप समझ गए होंगे कि सोशलिस्ट मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी सोशल बुराइयों की जड़ है, और जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ओनर होते थे उनकी बजाय पूरी सोसाइटी उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, ताकि उसका फायदा सिर्फ उस ओनर को नहीं मिले, पूरी सोसाइटी को मिले, या जितने भी लोग उस प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं उन सबको फायदा मिले। तो यही चेंज सोशलिस्ट चाहते थे और उन्होंने उसके लिए बहुत सारे कैंपेन्स भी ऑर्गेनाइज किए। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? एक सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी के किस तरीके से ऑपरेट हो सकती है, या क्या सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर देने के लिए बहुत सारे सोशलिस्ट ने अपने अपने विजन्स रखे, अपने अपने ओपिनियंस रखे। तो यहाँ फिर एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट सा कि क्या क्या डिफरेंट आइडियाज या व्यूज थे सोशलिस्ट के, कौन कौन डिफरेंट सोशलिस्ट थे और उनके क्या क्या डिफरेंट आइडियाज थे। तो इस पैराग्राफ में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सोशलिस्ट के डिफरेंट विजन्स थे फ्यूचर को लेके, यानी जितने भी सोशलिस्ट हुए, अलग अलग सोशलिस्ट के अलग अलग विजन्स थे, अलग अलग नजरिया था फ्यूचर को देखने का। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ सोशलिस्ट ऐसे हुए जो कोऑपरेटिव्स के आइडिया पे बिलीव करते थे, कोऑपरेट करना, एक तरीके से सब मिलके या सहयोग करके चलना। रॉबर्ट ऑन्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट ऑन्स की, जो 1771 से 1858 के बीच में थे। लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। सॉट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी। वो चाहते थे कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने, जिसका नाम उन्होंने दिया न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए।
तो ये उनका आइडिया था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने जिसका नाम हो न्यू हार्मनी इन इंडियाना। लेकिन जो दूसरे सोशलिस्ट थे वो फील करते थे कि कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ड ऑन ए वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। जो कोऑपरेटिव्स बनाई जाए, जो कम्युनिटी बनाई जाए, वो सिर्फ इंडिविजुअल इनिशिएटिव से नहीं हो, यानी कि सिर्फ पर्सनल कोई इंसान या आदमी लोग मिलके जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव ले रहे हैं वो उसकी बजाय they demanded that governments encourage cooperatives, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो एनकरेज करे कोऑपरेटिव को बजाय इंडिविजुअल इनिशिएटिव के। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस प्लैंक, अब सेकंड सोशलिस्ट आते हैं लुइस प्लैंक जो 1813 से 1882 के बीच में थे, वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स। रॉबर्ट वॉन ने कहा था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी हो न्यू हार्मनी इन इंडियाना, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव से नहीं हो, यानी लोगों के इनिशिएटिव से नहीं हो, गवर्नमेंट इसमें इनिशिएट करे, गवर्नमेंट एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस के लुइस ब्लैंक ने कहा कि गवर्नमेंट एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, और जितने भी कैपिटलिस्ट चल रहे हैं यानी कि कैपिटलिज्म चल रहा है उसको रिप्लेस करके सोशलिज्म से बदला जाए। अभी कैपिटलिज्म का आइडिया अभी हम देखेंगे। These cooperatives were to be associations of people who produce goods together and divided the profit according to the work done by member। अब इनका कहना था कि cooperatives का मीनिंग क्या होगा कि सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सब एक साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं और जितना भी प्रॉफिट हो वो सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाए, यानी जितने भी मेंबर्स ने वहां पे काम किया उसका प्रॉफिट उनके वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाए कि भाई कितने किसने कितना वर्क किया उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट भी सबको डिवाइड हो जाए। तो यही था आइडिया कोऑपरेटिव्स का। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कार्ल मार्क्स के क्या थॉट्स और बिलीव्स थे या कार्ल मार्क्स के क्या कैपिटलिज्म को लेके व्यूज थे। तो कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ये दो यहाँ पे दे रखे 1820 से 1895, दोनों के ओपिनियंस हम देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है मार्क्स का। एडेड अदर आइडियाज टू द बॉडी ऑफ आर्गुमेंट, इन्होंने इस आइडियाज को आगे पहुंचाते हुए अपने अपने ओपिनियंस दिए। कार्ल मार्क्स का कहना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है। और कैपिटलिस्ट का क्या मीनिंग है अभी हम समझते हैं कि कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। कैपिटलिस्ट का मतलब था कि जो कैपिटलिस्ट थे वो ओनर होते थे, यानी फैक्ट्री में जितना भी पैसा लग रहा है, यहाँ पे पूंजीवादी हम कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज में जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, यानी फैक्ट्रीज में जितना भी पैसा लग रहा है वो कैपिटलिस्ट लगाते थे, लेकिन उसको प्रॉफिट बनाने के लिए काम करते थे वर्कर्स। तो कैपिटलिस्ट ने अपना पैसा लगाया फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे वो काम करते थे और उसका प्रॉफिट प्रोड्यूस करते थे। कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव, लेकिन उनका मानना था कि इस तरीके से वर्कर की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट, लेकिन जितना भी प्रॉफिट था वो सिर्फ कैपिटलिस्ट ही रखते थे। तो इस तरीके से वर्कर्स की कंडीशन तो इंप्रूव नहीं हो सकती। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, उनका मानना था कि वर्कर्स को कैपिटलिज्म को हटा देना चाहिए एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल भी हट जाना चाहिए। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी थी, इसको आप पॉइंट्स में याद कर सकते हैं कि उनका मानना था कि सोसाइटी कैपिटलिस्ट पे आधारित है, और कैपिटलिस्ट कौन होते हैं जो कि फैक्ट्री में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट बनाने में वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन वर्कर्स को वो प्रॉफिट में कोई पार्ट नहीं मिलता है, सारा प्रॉफिट तो प्राइवेट कैपिटलिस्ट ही ले लेते हैं। तो इस तरीके से वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती, और वो चाहते थे कि वर्कर्स इस कैपिटलिज्म को हटा दें, प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को भी नहीं फॉलो करें, और वो मानते थे कि वर्कर्स अपने आप को इससे फ्री करें, और ये कैपिटलिस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, वर्कर्स उसको अपने आप को उससे फ्री करें और वर्कर्स कंस्ट्रक्ट करें एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी वर्कर्स एक सोसाइटी बनाए जो कि रेडिकली सोशलिस्ट हो, और जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर सोसाइटी का कंट्रोल होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, तब जाके वो सोसाइटी कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। ही वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, और उनका मानना था कि जो वर्कर्स हैं अगर वो ये सब फॉलो करेंगे तो वो जरूर कैपिटलिस्ट के साथ जो उनकी लड़ाई थी उसमें वो जीत जाएंगे।
यानी उनकी कैपिटलिस्ट के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, क्योंकि सारा फायदा तो कैपिटलिस्ट लेते थे, वर्कर्स की तो कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही थी। तो वर्कर्स और कैपिटलिस्ट की लड़ाई में वर्कर्स जीत जाएंगे, ये मानना था कार्ल मार्क्स का, अगर वो ये सब फॉलो करेंगे। A communist society was the natural society of the future। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी ही फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटी हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस था। सोशलिज्म में तो पूरी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसमें सोसाइटी का कंट्रोल होता था, जबकि कैपिटलिज्म में तो सिर्फ एक कैपिटलिज्म जो कि एक ओनर होते थे प्रॉपर्टी के, उनका कंट्रोल होता था। सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर मेन ऑब्जेक्टिव था कि सोशल वेलफेयर और सबका ध्यान रखा जाए, जबकि कैपिटलिज्म में तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो ओनर थे उनको मिलता था और वो सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते थे, लोगों के वेलफेयर पे या वर्कर्स के वेलफेयर पे ध्यान नहीं देते थे। तो सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिस्टम था, जबकि जो कैपिटलिज्म था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता था। तो यहाँ पे आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म आइडियाज में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1.4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब ये जो सोशलिज्म का आइडिया था, इसको क्या क्या सपोर्ट मिले। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। ये आइडिया अब 1870s तक आते आते पूरे यूरोप में फैल गया था। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। स्पेसिफिकेशन बनते हैं। सोशलिज्म के आइडिया को फैलने के बाद उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम दिया गया सेकंड इंटरनेशनल। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions। जितने भी वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी में, उन्होंने वो एसोसिएशंस बनाने लग गए, वापस में मिलकर काम करने लग गए, क्योंकि उनको फाइट करना था बेटर लिविंग के लिए और वर्किंग कंडीशन के लिए, यानी अपनी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना था और उनको जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी इम्प्रूव करना था। तो सब वर्कर्स मिलके और इसके लिए फाइट कर रहे थे। They set up funds to help member in times of distress। उन्होंने ऐसे फंड्स बनाए जिसमें वो पैसे इकट्ठा करते थे और फिर डिस्ट्रेस के टाइम पे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, अचानक किसी को जरूरत पड़ जाए तो फिर उस फंड का यूज किया जाता था। तो जितने भी वर्कर्स थे उन सब ने मिलकर एक साथ एसोसिएशन किया, फंड्स बनाए एंड डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। और वो उन्होंने डिमांड भी की कि वर्किंग आवर्स को कम किया जाए एंड द राइट टू वोट, और हमें वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो ये वर्कर्स की डिमांड्स थी। जो सेकंड इंटरनेशनल, उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई थी। तो उन क्या क्या डिमांड्स थी, वो चाहते थे कि उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, लिविंग कंडीशन अच्छी हो। उन्होंने फंड्स बनाए जो कि डिस्ट्रेस के टाइम पे हेल्प करने के लिए थे, और उन्होंने वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने की डिमांड रखी और वोट देने का भी अधिकार मांगा। In Germany, these associations work closely with the Social Democratic Party (SPD)। जर्मनी में ये जो एसोसिएशन बना था उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम किया एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और पार्लियामेंट में भी सीट को पाने के लिए काम किया। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी। अब 1905 तक आते आते सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टी और अलग अलग यूनियंस बन रहे थे ताकि अपनी डिमांड्स रख सकें। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe। 1914 तक भी सोशलिस्ट जो थे वो सक्सेस नहीं ले पाए थे एक गवर्नमेंट बनाने में यूरोप में। अपनी डिमांड्स तो रख रहे थे, डिफरेंट यूनियंस भी बन रही थी, डिफरेंट पार्टीज भी बनती जा रही थी। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberals, radicals। यानी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फिगर्स भी आए, जो बहुत सारे हमने ऊपर ओपिनियंस देखे सोशलिस्ट के, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के, उनके आइडियाज, जिसमें लेजिस्लेशन को शेप भी दिया, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के आइडियाज पे ही चल रही थी। यानी अभी भी इतना ज्यादा चेंज नहीं आया था जो ये वर्कर्स और लेबर्स की कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। तो आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर। Please like, subscribe and share।